हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने पढ़ रहे हैं, जिसका कि पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। उसमें हमने रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन पढ़ा, हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ी कि वो किस तरीके से वर्क करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट, वोल्टेज की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमने पढ़ा, आरएमएस वैल्यूज पढ़ी और एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर पढ़ा। ठीक है, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो हमने इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए किया था। अब हम आगे उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी रिपल फैक्टर से। अब रिपल फैक्टर क्या होता है कि देखिए, जो हमें रेक्टिफायर में आउटपुट करंट या वोल्टेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, पल्सेटिंग मिल रही है, यानी कि उसमें पल्सेस बन रही हैं। ठीक है, और जो ये पल्सेशन के साथ हमें आउटपुट करंट या वोल्टेज मिल रही है इसको हम कहते हैं रिपल्स। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका कैसा है कि अगर हम रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रिपल्स की अल्टरनेटिव कंपोनेंट, ठीक है, इन आउटपुट करंट एंड वोल्टेज टू द डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट कंपोनेंट जो है उससे रेशो करें, यानी R इज इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी, तो वो कहलाएगा रिपल फैक्टर। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी जब हमने निकाली थी तो पी डी सी अपॉन पी ए सी किया था, क्योंकि आउटपुट में क्या है हमारे पास डीसी है, इनपुट में एसी है, इसलिए हमने एफिशिएंसी के समय पर हमने डीसी को ऊपर लिया था, एसी को नीचे लिया था। अब की बार हम क्या कर रहे हैं कि जो रिपल फैक्टर है उसमें हम उन पल्सेशन का जो पोर्शन है उसको निकालने के लिए हम अब की बार क्या कर रहे हैं कि जैसे डायरेक्ट जो पोर्शन होगा उसके कंपैरेटिव आईडीसी का फैक्टर कितना है उसको हम रिपल फैक्टर के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल पावर ऑफ इन लोड जो कि है वो है आई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर एल, टोटल लोड है ये हमारे पास। तो इसमें क्या है कि जो टोटल हमें पावर मिल रही है उसमें एसी कंपोनेंट भी होगा और डीसी कंपोनेंट भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी जो पावर हमें लोड पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, यानी कि पी डी सी प्लस पी ए सी एक तरीके से। तो यहां पर देखिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आई डी सी स्क्वायर प्लस आई ए सी स्क्वायर। तो आई ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल टर्म है। तो अब इसके बाद हमने इसको रिपल फैक्टर वाली इक्वेशन में रख दिया तो हमें ये इक्वेशन नंबर 12 प्राप्त हो जाती है। अब आई आर एम एस की वैल्यू हमें पता है कि आई एम बाई 2 है, आई डी सी की वैल्यू हमें पता है आई एम बाई पाई है। दोनों वैल्यूज को जब हम इक्वेशन नंबर 12 में रखते हैं तो हमें रिपल फैक्टर मिलता है 121%, यानी 121 121% कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें एसी कंपोनेंट जो है वो डीसी कंपोनेंट के कंपैरेटिव बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इज नॉट अ गुड डिवाइस। अब इसको हम काम कैसे करवाएंगे, यूजिंग फिल्टर सर्किट्स, यानी कि अगर हम बिना फिल्टर सर्किट्स के इसको यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छी डिवाइस नहीं है, हम इसको फिल्टर सर्किट्स के द्वारा यूज करेंगे। ठीक है, अब फिल्टर सर्किट हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है वोल्टेज रेगुलेशन कि वोल्टेज यानी कि वोल्टता नियमन। अब वोल्टता नियमन क्या है कि जो हमने ईडीसी निकाला था इक्वेशन नंबर 4 में पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने ये देखा था कि ईडीसी जो है वो आरएल और आईडीसी दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आईडीसी की वैल्यू में वेरिएशन होंगे वैसे वैसे ईडीसी की वैल्यू में भी वेरिएशन होते चले जाते हैं, यानी जो ये आउटपुट वोल्टेज है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनपुट लोड करंट पर। ठीक है,
तो अगर इन वेरिएशंस को हम कांस्टेंट कर सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन करना, नियमन करना। तो अब इस वोल्टेज रेगुलेशन, अब वेरिएशन जो है इनके बीच में, उनको हम वोल्टेज रेगुलेशन के द्वारा निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि यहां पर देखिए, आपको इस फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो क्या है, रेशो है। ऊपर हमने लिया है एक कंपैरेटिव प्रोपोर्शनेट चेंज, किसमें, नो लोड कंडीशन कंपेयर टू दी फुल लोड। VFL मतलब कि फुल लोड, नो लोड मतलब कि ओपन सर्किट होगा, तो उस कंडीशन में हम RF को इंफिनिटी ले सकते हैं, और FL मतलब लोड, जो भी वैल्यू हमारे पास R की वैल्यू है, RL की वैल्यू है, उसको हम रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू फुल लोड। ठीक है, ऊपर दोनों का क्या है, डिफरेंस है, नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड। ओके, तो ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसकी डेफिनेशन को एकदम याद अच्छे से कर ले, समझने की कोशिश करें कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, कि हमारे जो फुल लोड और नो लोड वाली जो कंडीशन में हमें वोल्टेज मिल रही है, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय फुल लोड का। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, जो इक्वेशन नंबर 14 है, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले अब हमें यही करना है कि भाई फुल लोड और नो लोड वाली कंडीशन में हम कैसे कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, हमारे पास जो IDC है, ठीक है, तो EDC इज इक्वल टू, हमने जो पिछले हमारी वैल्यूज थी, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज के समय पर हमने इस वैल्यू को निकाला था। ठीक है, तो वहां से हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब हम एक बार बात करते हैं आइडियल पावर सप्लाई की। अब आइडियल पावर सप्लाई क्या होता है, जिसमें कि वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, यानी कि आउटपुट जो डायरेक्ट वोल्टेज है वो लोड करंट पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट डायरेक्ट वोल्टेज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोड करंट। तो वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। अब हमारे इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, EDC की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हमने निकाली थी। तो यहां से हमारे पास EDC इज इक्वल टू इस तरीके से EM बाय पाई माइनस IDCR मिल जाता है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास ये जो है एक तरीके से, एक तो सरल रेखा का समीकरण आ जाता है। दूसरा, अगर हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर को एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कंपेयर करें तो एक ऐसा हमें सर्किट मिल रहा है जिसमें कि एक वोल्टेज सोर्स है जिसका कि वोल्टेज है EM बाय पाई, ठीक है, करंट IDC फ्लो हो रही है, ठीक है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो R है, ये रहा, ठीक है, और इस तरीके से ये एक्सटर्नल RL है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट है उसको हम इस इक्विवेलेंट कर सकते हैं इस सर्किट से, कि वो पूरा का पूरा जो रेक्टिफायर वाला सर्किट है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया जा सकता है विद द इंटरनल रेजिस्टेंस R, जिसके लिए इक्वेशन 15 के द्वारा दी जाएगी, उसके द्वारा देने वाले विभव की। अब जैसे जैसे यहां पर देखिए, अब IDC की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, इस इक्वेशन से EDC की वैल्यू कम होती चली जाएगी। IDC की वैल्यू बढ़ रही है तो EDC की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी नो लोड वाली, तो RL इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हम लेते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ओपन सर्किट है, तो EDC इज इक्वल टू EM बाई, अगर हम इन पॉइंट्स को ओपन कर दें, कोई नहीं है, तो इन पॉइंट्स के बीच में जो हमारे पास वोल्टेज होगी वो ऑब्वियस है, इसी के ही जो पोटेंशियल है उसके बराबर होगी, जो कि है EM बाय पाई के बराबर। अब VR की वैल्यू निकालते हैं, नो लोड वाली कंडीशन में हमने यहाँ पर देख लिया, तो यहाँ से हमने वैल्यू रख दी।
ठीक है, ये लोड वाली कंडीशन है जो कि इक्वेशन नंबर 15 से हमने रखी है। फुल लोड जो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए कि जैसे जैसे अब हमारे पास यहां पर इसको हमने सॉल्व किया, EM बाय पाई, EM बाय कैंसिल हो जाएंगे, IDCR अपॉन में दिस, ठीक है। अब यहां से हमें पता है कि EM अपॉन पाई जो हमने IDC की वैल्यू निकाली थी पिछले लेक्चर में, तो IDC की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से थी EM अपॉन पाई R प्लस RL। तो वहां से हमने EM अपॉन पाई को IDC की फॉर्म में रख दिया। तो यहां से ऊपर तो IDCR है, नीचे अब हो जाएगा IDCR प्लस RL, और R की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, IDC से IDC कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो हमें प्राप्त हो जाता है, जो इक्विवेलेंट है R अपॉन RL के। R क्या है? RS प्लस RF, यानी कि सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस प्लस फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस अपॉन में लोड, ठीक है। तो लोड की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसके पहले डेफिनेशन ये है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो कि डायोड में हमें मिलेगी जबकि डायोड नॉट कंडक्टिंग है, ठीक है। जबकि डायोड नॉट कंडक्टिंग मतलब कि रिवर्स बायस में है, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी उसमें, हमारे पास जब हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, EM होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, EM के बराबर। एक रेक्टिफायर है, वो एक डायोड है, तो एक ही हमारे पास EM की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। अब फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं फोरियर एनालिसिस, यानी कि फोरियर के द्वारा दिया गया जो था इक्वेशन थ्योरम, उसको हम यूज करेंगे। तो अब फोरियर के द्वारा जो इक्वेशन थ्योरम दी गई उसके अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इनपुट में हम अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट वही साइन ओमेगा टी की फॉर्म में था, तो हमारे पास जो आउटपुट करंट है दैट इज I इज इक्वल टू, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर इन कंपोनेंट्स यानी A0 AN BN इनको यहां पर इन इस तरीके से इन फंक्शंस के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे कि A0 है तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो हमने हमारे पिछले लेक्चर से निकाली है, AN तो cos n ओमेगा टी से, फिर हम इसको इंटीग्रल करेंगे, और BN में हम sin n ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करके फिर इंटीग्रल करेंगे। अब I की वैल्यू जो है वो हमारे पास इस तरीके से प्राप्त हुई है कि 0 to t/2 जो हाफ इंटरवल है उसमें I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा टी हमें मिलेगा, और हाफ जो सेकेंड हाफ इंटरवल है उसमें 0 है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी ये अल्टरनेटिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हम यहाँ निकालना चाहते हैं। तो अब इन वैल्यूज को यूज करते हुए I की वैल्यू को रख करके हम A0 AN और BN तीनों की वैल्यूज हमने निकाली। A0 तो हमें एवरेज मिला, तो IM अपन में पाई हो गया। BN की वैल्यू जो है वो इस तरीके से मिलेंगी कि n इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए पहली चीज तो, और इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर में हम इस तरीके से निकालेंगे, और ऑड नंबर पर ये 0 होगा। वहीं BN की वैल्यू जो है वो केवल A की वैल्यू पर यानी n इज इक्वल टू 1 पर ही IM/2 मिलेगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम इनको रख करके फिर पल्सेटिंग जो आउटपुट करंट है उसके लिए जो फोरियर सीरीज का अभी पिछले हमने जो इक्वेशन में लिखा था, तो वहां से जब हम इसमें n की वैल्यूज रखते हुए इसको आगे लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो IM अपन में पाई हो गई A0, फिर A1 n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये तो 0 हो जाएगा, AN वाली टर्म नहीं आएगी। BN में
Im/2, तो ये सेकेंड टर्म में देखिए साइन n इज इक्वल टू 1 है तो ओमेगा टी। अब देखिए इसके बाद जो टर्म्स है उसमें केवल कॉस वाली टर्म आएगी, वो भी इवन नंबर पे, तो 2 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, आगे ये वैल्यूज चलती जाएंगी। अब जो फर्स्ट टर्म है वो उसकी एवरेज वैल्यू को बताता है, सेकेंड टर्म जो है उसमें अल्टरनेटिव जो वैल्यू Im/2 साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिव करंट ही है, बस इसकी जो पीक वैल्यू है वो चेंज हो चुकी है, Im/2 हो चुकी है। ठीक है ना भाई, हमारे पास I इज इक्वल टू था Im साइन ओमेगा टी, इसी वैल्यू में अगर बाय 2 हमने ऐड कर दिया तो हमें सेकेंड टर्म मिल रही है। इसका मतलब सेकेंड टर्म जो है वो हमारी अप्लाइड इंटरनल अल्टरनेटिंग करंट को ही रिप्रेजेंट कर रही है विद द पीक वैल्यू ऑफ Im/2, और जो बाकी के टर्म्स है वो सेकेंड फोर्थ यानी हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब हमारी इस लेक्चर के साथ हाफ वेव रेक्टिफायर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, अपने हाथ से सारी वैल्यूज को निकालने की कोशिश करें, सिंपल डेरिवेशन है, एक बार आप करेंगे आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ने वाले हैं, जो कि लगभग इसी की तरह सिमिलर चीजें हम उसमें निकालेंगे, तो आई थिंक आपको उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू।